नमस्कार और स्वागत है ब्लॉकचेन बकर के अगले एपिसोड में। आज का वीडियो फोकस्ड है प्राइमरली कि इमरजेंसी फंड्स और फिक्स डिपॉजिट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, राइट। तो स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा था एक इन्फ्लुएंसर है जिसने सिमिलर चीज़ पोस्ट की थी कि एफडी होना चाहिए और एफडी बहुत सेविंग्स के लिए यूज़ कर सकते हो एफडी को। ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स है। तो मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया है इफेक्टिवली। गिवन मैं कंसल्टिंग बैकग्राउंड से आता हूँ तो मुझे फेस वैल्यू पे बातों को लेना इतना इजी नहीं लगता है। तो मैं रिसर्च कर रहा था, अपना एक्सेल बनाया, काफ़ी डिटेल डेटा निकाले हैं और फिर मैं दूसरा पर्सपेक्टिव देना चाहता था इस वीडियो के थ्रू कि क्यों एफडी बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। इनफैक्ट एफडी मेरे पोर्टफोलियो में तो डेफिनेटली नहीं है, ना ही कोई इमरजेंसी पोर्टफोलियो ऐसा रखा है मैंने। और किसी के होना भी नहीं चाहिए। दिस इज ऑफ कोर्स नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मेरे को आपकी स्थिति नहीं पता है, लेकिन मैं रीजंस दूंगा कि क्यों बिल्कुल भी इसका सेंस नहीं बनता है, बिल्कुल भी थोड़ा भी सेंस नहीं बनता है। 1% भी मुझे नहीं लगता है कि इसका सेंस बनता है कि आपको एफडी में पैसे रखने चाहिए और उसके रीजंस क्या हैं, और फिर वो सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। जनवरी 2001 से लेके 1 जून 2021 तक का टाइम फ्रेम लिया है, ठीक है। दूसरा है कि कम्युलेटिव यूनिट्स भी नहीं। दूसरा ये अज्यूम किया है कि अगर आप हर महीने 1,000 रुपये लगा रहे होते, राइट, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हर महीने 1,000 रुपये से बढ़ रहा होता है। ये बेसिकली ये दिखाने के लिए कि एसआईपी है, राइट, और डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे हो आप। तो ये अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते तो, राइट, या आप कैश रखते तो 1,000 रुपये होता, 2,000। दूसरा जो कैटेगरी है ईटीएफ वैल्यू, ये एसेंशियली निफ्टी के ऊपर बना हुआ है। बेसिकली मुझे यहाँ पे लिख भी देना चाहिए, निफ्टी 50 का है, निफ्टी 50 का है, राइट। और इसका मतलब ये है कि अगर आपने निफ्टी 50 में वही पैसे लगाए होते तो उसका क्या वैल्यू होता, राइट, आफ्टर सम टाइम। तो पहले मंथ जब लगा रहे हो तो अगले मंथ का रिटर्न में वो पहले मंथ का दिखाएगा, तो पहले मंथ 1,000 ही दिख रहा है यहाँ पे भी, राइट। फिर तीसरा कंपोनेंट जो जो उस वीडियो के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने बोला था कि एफडी बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी चीज है। तो आरडी करोगे, अगर एसआईपी करते हुए एफडी में डाल रहे हो पैसे, तो क्या रिटर्न्स आएंगे। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आरडी का जो रिटर्न है वो 6.9% लिया है मैंने, जो कि इंडिया का एवरेज रहा है ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। 20 साल में, 21 साल में एवरेज ये रहा है, ठीक है। तो इससे मुझे दो तीन चीजें समझ में आई, या मैं दो तीन चीजें कन्वे करना चाहता था, राइट। पहले तो एक तो हम की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि डॉलर कॉस्ट एवरेज करे, राइट। बेयर मार्केट में भी करो, बुल मार्केट में भी करो, लेकिन उनके पॉइंट को सबसे पहले एड्रेस करते हैं कि क्या एफडी सेंस भी बनाता है पैसे लगाने में। तो ब्रॉडली सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन देख लेते हैं। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब ये है कि आज तो नहीं, बट मैंने यहाँ पे जून तक का डेटा निकाला है। तो ये देखो 1/6/2022 लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। इस समय तक अगर आपने हर महीने 1,000 रुपये लगाए होते तो टोटल रुपए जो लग चुके होते वो होते 2,50,000, 2,58,000, ये रहा, राइट, 2,58,000 हाईलाइटेड सेल जो है। यही चीज अगर ईटीएफ में होता, ईटीएफ में लगाए होते, निफ्टी के ईटीएफ में, तो उसकी वैल्यू जून 1, 2022 को, पिछले महीने की, 15,47,735 होती। और वही पैसे अगर आरडी, जो कि एसेंशियली एफडी का रिप्लेसमेंट बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपने एसआईपी करके पैसे लगाए, उसमें उसकी वैल्यू होती 5,79,158। ये जो हाईलाइटेड सेल है इसमें आपको दिख रहा है, राइट। तो पहले तो बाउंड्री कंडीशन से ये समझ में आ जाता है कि बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है कि जो पैसे आपके बचा रही है। बचा रही है का मतलब कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपके पैसे बचा रही है, राइट। तो ये तो उस वीडियो को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने भी बोल दिया था कि इन्फ्लेशन से नहीं बचा रही है, बट ये एक इमरजेंसी फंड है, राइट। तो इमरजेंसी फंड का क्या मतलब होता है? इमरजेंसी फंड का मतलब लॉजिकली लोग ये सोचते हैं कि ये फंड आप कभी भी यूज कर सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, और ये एक्सेसिबल है एसेंशियली। आपको कभी कुछ घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई और इमरजेंसी आ गई तो उसमें आपने सीधे उठाया और काम पे लगा दिया, राइट। इसलिए आई थिंक ज्यादातर लोगों का ये लॉजिक रहता है कि इसलिए एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए साइड में, जो कि थोड़ा सा अश्योरेंस दे दे आपको कि आपके पैसे डूबे नहीं है, ठीक है।
तो अब इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है कि लिक्विडिटी की, भैया जब मेरा मन करे तब मैं इसको बेच दूं। रियल एस्टेट में इसलिए आप ये पैसे नहीं लगा सकते, ये रियल एस्टेट को बेचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, या लोन आप उसके अगेंस्ट लेने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, राइट, जो कि पॉसिबल चीजें होती हैं जो लोग कर सकते हैं। तो उस इतना इतना डाइवर्ज नहीं करते हैं या डाइग्रेस नहीं करते हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ईटीएफ में पैसे लगा रहे हो तो वो सेफ नहीं है, लिक्विड नहीं है। और वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ, राइट। एसेंशियली मैंने एक और एनालिसिस की थी, इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये एनालिसिस की कि ये शीट आपको दिख रही होगी, यहाँ पे ये एनालिसिस की कि पहले 2-3 साल जो है जब आप पैसे लगा रहे हो, तो कब ऐसा हो रहा है कि आरडी का जो रिटर्न है वो ज्यादा है, राइट। ज्यादा है, और कितना ज्यादा है ये भी देखना चाहिए, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो मैंने देखा कि पहले अगर हम 2001 से लगा रहे होते, राइट, अगर हम 2001 से लगा रहे होते तो लगभग 31 महीने ऐसे थे जहां पे आरडी की वैल्यू ईटीएफ की वैल्यू से ज्यादा थी। 31 महीने मतलब लगभग 2.5 साल है, राइट, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भैया ये कितनी ज्यादा थी, राइट। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस जो हमें दिखा है वो है ये आपका कौन सा तारीख हो गया, 1 अक्टूबर 2001। तो 10th महीने पे सबसे ज्यादा डिफरेंस था, वो डिफरेंस था 21% का। 21% कहने का मतलब लगभग 2100 रुपए का डिफरेंस था, क्योंकि आपने उस समय तक बस 10,000 रुपए लगाए मार्केट में, राइट। तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा नहीं है, बट फिर भी काफी बढ़िया है, राइट, काफी बढ़िया इन द सेंस काफी काफी बड़ा गैप है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और फिर एक बार और एक परसेंटेज जो कि 16-17% के राउंड आ रहा है, वो ये रहा, लगभग अराउंड आपके 2002 अक्टूबर नवंबर के समय आ रहा है। और फिर फाइनली एक 17% का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 5 मतलब मई 2003 में, ठीक है। तो ये पहले 3 साल बहुत बार ऐसा होगा कि आपका जो ईटीएफ है, अगर मार्केट गलत कंडीशन में है तो नीचे जाएगा। और इसी समय पे मार्केट में क्या हो रहा था ये भी देख लेते हैं, राइट। तो मेरे पास ये खुला है, इंडेक्सेस पे चलते हैं और निफ्टी पे देखते हैं, ठीक है। तो निफ्टी पे मंथली चार्ट है 2001 से काउंट किया मैंने, तो ये रहा 2001 काउंट करना बेटर इसलिए भी है क्योंकि 2001 के समय जो है मार्केट भी थोड़ा सही काम नहीं कर रहा था। ये रहा जनवरी 2001। यहां से देखोगे आप कि 8 महीने 9 महीने मार्केट नीचे रहा है ना। और फिर एक बार टच किया इसने 2004 में उसी लेवल को जहां पे से मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की है या ईटीएफ में पैसे लगाने शुरू किए, है ना। तो इन एरियाज में आपका पैसा थोड़ा कम है, बट ये रिकवर करता है, और कैसे रिकवर करता है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जब रिकवर करता है 3 साल के बाद, जब रिकवर करता है तो हमें ये दिखता है कि भैया इसके बीच में जो गैप है, फाइनली अगर हम इसको 20 साल तक लगा रहे होते तो इसके बीच का जो गैप है ये लगभग, इसको डिवाइड कर दिया जाए, एक्सेल बहुत स्लो हो गया, इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये लगभग 2.7 टाइम्स आपके पैसे आरडी से ज्यादा मिलेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये होता है इसमें कि भैया ये लॉन्ग टर्म तक रहना चाहिए, राइट। तो ये अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आपको अगर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने या 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, तो आप एक बार में नहीं करो, आप उसको सेविंग अकाउंट में रख लो, लेकिन धीरे धीरे करके आप उसको ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स 8 ईयर्स उसको ईटीएफ में डालो, राइट। क्योंकि क्या होगा, एक बार जब आपने वो मार्केट देख लिया, ये एक बार ये जो आपने ऐसा टाइम देख लिया जहां पे मार्केट नीचे गिर रहा है और उस समय भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे हो, तो जो रिटर्न्स आते हैं, उसके बाद जो रिटर्न्स आते हैं वो काफी काफी एक्सपोनेंशियल होते हैं, राइट। और उसको बेटर वे से देखने का ये एक तरीका है। रुको मैं चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, 120% कर देते हैं, राइट। तो ये रहा एक चार्ट, ये यहाँ पे जो ब्लू लाइन है ये एसेंशियली आपकी जो पैसे आपने लगाए हैं वो दिखा रही है, ऊपर लेजेंड भी होगा। ब्लू लाइन एसेंशियली इन्वेस्टेड अमाउंट है,
रेड लाइन जो है ETF वैल्यू, और जो येलो लाइन है वो RD की वैल्यू, क्या होती है RD की वैल्यू, राइट। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये वाला टाइम फ्रेम था जो मैं अभी दिखा रहा था, जहां पे RD कभी कभी ETF में जो पैसे डाले आपने उससे ऊपर है, बट जैसा कि हम आगे देखते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो वैल्यू FD के वैल्यू जो येलो लाइन है उसके पास भी आ रही है। इसी बीच हमने एक टाइम देखा था 2009 का, जहां पे 2009 में सबको पता होगा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और ये रहा वो टाइम। ये वाला जो आपको टाइम फ्रेम दिख रहा है 6100 पे था निफ्टी, और लो इसने दिखाया था 2200 का, जहां पे मतलब स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया बेसिकली। 60% डाउन है स्टॉक मार्केट, 60% डाउन है स्टॉक मार्केट, लेकिन आपके पैसे अभी भी, अगर आप एसेंशियली डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे होते ETF में, तभी भी FD से या RD से बेटर पोजीशन पे होते, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग लॉन्ग टाइम खेल रहे हो तो आप इन सब टाइम पे कभी निकाल सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो, राइट। तो मेरा पॉइंट यही था कि जो ये बोल इफेक्टिवली जो आप 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए अपने अपने बैंक में रख रहे हो इमरजेंसी फंड के तरीके से, तो आप एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भैया, लगभग अगर आपने 2 लाख रुपए लगाए होते तो आप लगभग 10 लाख का नुकसान करो, राइट। आप 15 लाख कमा सकते थे और आप कमाए इफेक्टिवली 5 लाख, आपने 10 लाख का नेट नुकसान किया। और ये सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है, 1000 रुपए पर महीने की। अगर आप 10,000 रुपए करोगे तो इफेक्टिवली इसका 10 टाइम्स ले लो, 10 टाइम्स इसका 1 करोड़ होगा। बट वही है कि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स का ही डेटा है, राइट। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये चार्ट मैं लिंक में डाल दूंगा, ये चार्ट ओपन ही कर दूंगा इफेक्टिवली। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ETF की वैल्यू FD के वैल्यू से नीचे आई है, कभी भी नहीं हुआ। लास्ट 21 साल की हिस्ट्री है, यहाँ पे 3 बार मार्केट कोलैप्स कर चुकी है। एक था 2001 के समय, .com बबल चल रहा था, तो US मार्केट पूरी डाउन थी, हमारी इकोनॉमी पे अच्छी नहीं कर रही थी, अभी मैंने चार्ट दिखाया। दूसरा था 2009 में जो मार्केट खराब चल रहा था, और तीसरा है जो इस साल, पिछले साल नवंबर से अभी तक मार्केट खराब चल रहा है। और आपका पैसा जो आपने 2 लाख 2.5 लाख डाले थे वो 15 लाख समथिंग होते अगर ETF में डाला होता, और वही चीज अगर FD में डाला होता तो 5 लाख रुपए जैसा होता। तो पॉइंट यही था मेरा कि बिल्कुल इलॉजिकल थॉट है। मेरा कोई भी पैसा FD में नहीं रहता है, और जितने भी फ्रेंड्स हैं मैं तो उनको यही एडवाइस करता हूँ कि भैया आपको भी पैसे वहां पे नहीं रखना चाहिए। बाकी ये सब रिसर्च बेस्ड है, अगर कोई पॉइंट इसमें गलत है या आपको गलत लगता है तो प्लीज मुझे भी बताइए, सो दैट मैं उसको करेक्ट करूं। बट बिल्कुल ही इलॉजिकल स्टेप है कि FD में पैसे डाल दो, RD में पैसे डाल दो, बैंक में पैसे रख लो ठीक है, ये पॉइंट एड्रेस हो गया कि एक बार आपने वो 4 साल 3 साल का फेज अगर निकाल दिया है, और आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि कैश धीरे धीरे डिप्लॉय करो, ऐसा नहीं कि 5 लाख के 5 लाख एक बार में डाल दिए, तो जनरली आप सेफ रहोगे, राइट। दूसरा पॉइंट ये है कि रिस्क क्या है, राइट। लेट्स से कि आज तक मार्केट जीरो नहीं हुआ है, लेट्स से मार्केट जीरो हो सकता है ना। मार्केट जीरो हो गया या इंडिया ओवरऑल ही बेकार हो गया, किस केस में? एक चार्ली मंगर का एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रिक बोल के उन लोगों ने डाल रखा है वीडियो। चार्ली मंगर ने एक सेशन में बोला था कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको इन्वर्ट करके भी देखना चाहिए, उसके रिस्क्स क्या होते हैं। तो अब वो देख लेते हैं, राइट, कि रिस्क क्या हो सकते हैं। रिस्क ये हो सकता है कि ETF ही जीरो हो गया, ठीक है। अब ये सोचते हैं कि ETF जीरो कब होगा। ये निफ्टी 50 है, मतलब इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनीज जिसमें आप पैसा लगा रहे हो। अगर 50 की 50 कंपनीज का स्टॉक जीरो हो गया तो मोस्ट लाइकली ऐसा केस होगा कि भैया इंडिया किसी न्यूक्लियर वॉर वगैरह में ऐसा कोई सिचुएशन ही होगा, तभी जीरो हो सकता है, राइट। और अगर ऐसा हो गया तो आपको लगता है आप जिस बैंक में RD कर रहे हो वो बैंक ऑपरेशनल होगा? मुझे नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि रिस्क जो है वो भी FD से कम है, राइट। हमने देखा है टाइम एंड अगेन कि बहुत सारे बैंक्स कुछ फंड मैनेजमेंट जो होती है उनकी वो सही नहीं होती है, और फिर कोलैप्स करते हैं। बहुत बार बैंक्स कोलैप्स करते हैं, लेकिन नेशन को कोलैप्स करते हुए हम थोड़ा कम देखते हैं,
राइट। तो रिस्क जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ETF अगर आप कंपनी इंडिया के बेस्ट 50 कंपनीज में लगा रहे हो, वो लेस रिस्की है देन आपका बैंक में लगाना। डाइवर्सिफाइड है, ETF डाइवर्सिफाइड रहता है क्योंकि वो अलग अलग इंडस्ट्री के फंड्स को मिला के इंडेक्स बनता है। जैसे रिलायंस होगा इंडिया के निफ्टी 50 में, SBI होगा, तो बैंकिंग भी हो गई, ऑयल भी हो गया, फिर इसमें इसमें फूड वाली कंपनीज भी होंगी, आई थिंक यूनिलीवर होगा। तो काफी डाइवर्सिफाइड रहता है। वेयर जब आप बैंक में पैसा रख रहे हो तो आप काफी रिलाई कर रहे हो कि भैया ये बैंक आपके पैसे अच्छे से मैनेज कर दे। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जो इंडियन सिस्टम में काफी जनरेशन से बताई जाती है कि RD कर लो, FD कर लो, ये सब बहुत ही बेकार है। जाके अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो जाके आप क्या बोलते हैं, वॉरेन बफेट के वीडियोस देखो। सिंपल सा उन लोगों ने बेट लिया था कि ETF फंड्स में पैसे लगाओ और कौन सा हेज फंड उसको बीट कर सकता है, दे वन इट। तो पॉइंट यही है कि RD और FD अगर आप शुरू कर रहे हो और आपको नॉलेज नहीं है तो सेंस बन रहा होता है उस समय, मैंने भी किया है। बट जब मेरे को ये चार्ट, जब मैं खुद से एनालाइज कर रहा हूँ और मुझे चार्ट दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सेंस बनता है, इसका कोई लॉजिकल सेंस मेरे दिमाग में तो नहीं बन रहा है। कूल। तो यही था आज का वीडियो। होपफुली पसंद आया होगा, नहीं पसंद आया होगा तो प्लीज फीडबैक जरूर दें। एक दो दिन के अंदर या अगले वीक इम्पॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं कल भी एक वीडियो डालूं संडे को, होपफुली। तो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। कंटेंट पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।